Hello my dear friends, how are you? So friends, today we will discuss the topic and the very important topic of the physics integration. Okay, in the previous lecture we have discussed the differentiation topic and this topic is also important. Okay, so देखते हैं what is integration. तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन अगर बात जैसे आपने सभी ने ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन का वीडियो भी देखा होगा. तो डिफरेंशिएशन में स्टूडेंट अपन जानते हैं अपन क्या करते हैं. डिफरेंशिएशन में अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स. इन द डिफरेंशिएशन वी फाइंड द स्लोप. वी फाइंड द स्लोप. स्लोप अपन फाइंड क्या करते थे स्टूडेंट. स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ. ठीक है, y वर्सेस x ग्राफ. समझ रहे हो. ठीक है, x के रेस्पेक्ट में अपन y का क्या निकालते थे. स्लोप निकाला करते थे. ठीक है, बट इन द इंटीग्रेशन बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों को अपन समझ रहे हैं. बट इन द इंटीग्रेशन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ y वर्सेस x. अपन क्या फाइंड आउट करने वाले हैं. एरिया अपन क्या फाइंड आउट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिक डिफरेंस. ये अपने पास क्या हुआ करता था. दिस इज द स्लोप बट दिस इज द एरिया. ठीक है, इंटीग्रेशन अपन करते हैं क्या है फ्रेंड. स्मॉल पार्ट लेके अपन लास्ट क्वांटिटी निकालते हैं, कंप्लीट एरिया निकाल लेते हैं. देखते हैं सपोज तो स्टूडेंट्स मैं अगर आपको बोलता हूं कि सपोज दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ. दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ. Okay students, we know that suppose this is the S and this is T. Okay students, if we want to find the area of this slope. ठीक, अगर अपन इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे हिसाब से. इसलिए अपन क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, और एरिया फाइंड आउट करेंगे तो अपन इसको इजीली कर भी सकते हैं. बट स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज करूँ this is the any graph. This is the any graph. Okay, and now we want to find at a particular time. This is the time की suppose. Okay, अगर अपन इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अपन ये भी कर सकते हैं. क्यों, इसका रीजन क्या है. इसका रीजन ये है कि अपने पास यहाँ पर जो स्लोप है दिस इज अ कांस्टेंट. दिस स्लोप इज कांस्टेंट. अगर यहाँ पर थीटा इक्वल है, मैंने आपको इसके बारे में डिफरेंशिएशन में भी आपको प्रॉपर्ली समझाया था कि अगर अपने पास थीटा इक्वल है देन द ग्राफ विल बी कांस्टेंट. और यहाँ पर आपको वैसे ही दिख रहा है. ठीक है, कुछ भी ग्राफ हो सकता है. वीटी ग्राफ भी हो सकता है. वीटी ग्राफ ऐसे यहाँ पर भी क्या हो सकता है, वीटी ग्राफ भी हो सकता है. समझ पा रहे हैं स्टूडेंट. सो द दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट दिस पॉइंट. ठीक है, अपन कह सकते हैं एट एनी टाइम the velocity will be constant in this condition. अगर वेलोसिटी अपने पास कांस्टेंट है स्टूडेंट तो क्या होगा, इस ग्राफ को अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सही है बात, बिल्कुल सही. ठीक है, बट अगर अपने पास यही कंडीशन इस तरीके से दी हुई है, ध्यान से देखिए. इफ जो कॉन्सेप्ट कहां क्या है कि अपने पास इंटीग्रेशन आया कहां से वो अपन समझ रहे हैं. ठीक है, इफ द ग्राफ इज कर्व means the graph is non uniform. इससे पहले अपने जो दोनों ग्राफ देखे वो क्या थे, यूनिफॉर्म, because the graph is straight line. Okay, but now if the graph is curved, अगर ग्राफ क्या है, कर्व है, so now how can we find the area of this. अब क्या अपन इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि अपन जानते हैं this is not a triangle. ये कोई ट्रायंगल नहीं है. अगर ट्रायंगल नहीं है तो अपन इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्मूला. Okay students, suppose this is a VT graph. Okay, this is the VT graph. So students, if you want to find this area, then we will use the integration method. क्या यूज करने वाले हैं, इंटीग्रेशन मेथड अपन यूज करने वाले हैं. Okay students, because we know that the graph is non-uniform. The graph is non-uniform. समझ पा रहे हैं. अगर ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म है देन बाय द जनरल मेथड वी कैन नॉट फाइंड द एरिया, बट बाय द इंटीग्रेशन वी विल यूज द इंटीग्रेशन मेथड. अब इसमें अपन करते क्या है, ध्यान से समझेंगे. ओके स्टूडेंट, सपोज
is the chord shape. Okay students, now if we want to find the area, so first we will imagine a small strip. This is the small strip. You can see this is the very thin strip. Okay students, अपन यहाँ पे क्या ऐड कर लेंगे बताओ, thin strip ऐड कर लेंगे. Okay students, so let this width of this strip is the dx. या फिर अपन कह सकते हैं breadth of this strip is the dx and the length of this strip, the length of this strip, okay, this is the suppose y. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो अपने पास स्ट्रिप है, इसकी जो अपने पास हाइट है, this height, suppose this is the y axis and this is the x axis. Okay, so this is the y1. ये किसके इक्वल है बताओ, y1 के इक्वल है. बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते. ठीक है, तो क्या अपन इसका एरिया अब फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अभी अपन इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रिप, मतलब वेरी वेरी थिन स्ट्रिप. अगर ये बहुत ही थिन पतली है तो अपने पास होगा इस तरीके से बनेगा. समझ पा रहे हो, या फिर मैं थोड़ा सा साइज में बड़ा कर दूं लाइक दिस, सो विल बी लाइक दिस. बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं आता. ठीक है, तो इसमें इसके अंदर होगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. बोलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको सभी को पता है दिस इज द रेक्टेंगल एंड दिस रेक्टेंगल इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज द लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके स्टूडेंट, तो अपन इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. बोलो क्या ये बातें आपको समझ पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं. अब समझ जाना स्टूडेंट्स, ऐसे ही अपन क्या करेंगे, इसका अपन एरिया निकाल सकते हैं, द एरिया ऑफ, सपोज दिस इज द ओरिजिन. ठीक है, द एरिया ऑफ कर्व AB, कर्व AB, मान लो दिस इज द OA, मान लो दिस इज द OA, सपोज दिस इज OB. चलो कोई दिक्कत नहीं, बी लेट. ओके, अपन क्या करना है, इसका OB का एरिया, इसके जो नीचे एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान से देखो, इसके लिए अपन क्या करेंगे, द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप, एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, दिस विल बी y1 dx. मेरे हिसाब से इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी. स्ट्रिप कैसी है, रेक्टेंगुलर. हाँ, ये मान के चलो कि ये जो ट्रायंगल है ये अभी अपन ने इंक्लूड नहीं किया, अभी अपन इसको इंक्लूड नहीं कर रहे. आगे जो ध्यान से ना हो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट, ये तो अपन ने छोटा सा पार्ट किया, ऐसे ही अपन क्या करते जाएंगे स्टूडेंट, और स्ट्रिप लेंगे. ओके, दिस इज अगेन dx लेंथ, sorry, breadth is the dx and this is the y2, this height is the y2. ये हाइट कितनी है बताओ, y2 है. ठीक है, ऐसे अपन क्या करते जाएंगे, स्ट्रिप लेते जाएंगे. ओके, दिस इज द y3 एंड दिस इज dx. आप समझ रहे होंगे हम क्या करेंगे, अपन यहाँ पे हर एक पॉइंट पे छोटी छोटी स्ट्रिप लेते जाएंगे. समझ पा रहे हो, हर एक पॉइंट पे छोटी छोटी स्ट्रिप लेके कंप्लीट एरिया अपन कवर करेंगे. ठीक है, तो इससे क्या होगा, एरिया ऑफ सेकंड स्ट्रिप, एरिया ऑफ सेकंड स्ट्रिप, दिस इज द y2 dx, y2 dx. बोलो बात क्या आ गई आपको समझ में. ऐसे अपन एरिया ऑफ थर्ड स्ट्रिप की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ थर्ड स्ट्रिप. ओके स्टूडेंट, दिस इज द y3 dx. क्या ये बातें आपको समझ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को बता. सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही अपन ने कितनी स्ट्रिप ली, मान लो n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स अपन ने ली. ओके, सो एरिया ऑफ n स्ट्रिप्स, n स्ट्रिप. ओके, सो ये क्या बन जाएगा बताओ, yn dx. ओके, मतलब कंप्लीट चीज को अपन क्या कर लिया, कवर कर लिया स्ट्रिप लेके. ओके, अगर मैं स्ट्रिप को ऐड करूं तो क्या अब अपन को ये वाला शेप मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है. तो अपन यहाँ क्या करेंगे बताओ. हाँ, अभी आप ये मान के चलो कि छोटा सा पार्ट है, कौन सा छोटा सा पार्ट, ये वाला जो ये छोटा सा, दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, दिस ट्रायंगल इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस. बस ये छोटा सा पार्ट, ये बहुत ही छोटा होगा भाई. ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट होगा. अब इसको देखेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे. अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया.
ठीक है, अब अपन आगे की बात करते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से। ओके, नाउ वी विल ऐड दिस कंप्लीट एरिया। ओके, अगर तुमको उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो अपन क्या निकालने वाले हैं, एरिया को ऐड करेंगे। ओके, सो टोटल एरिया। ओके, सो दिस विल बी y1 dx plus y2 dx plus y3 dx plus and to the nth dx। बोलो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, तो अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं सो दिस विल बी, अगर अपन इस सबका एडिशन करें मतलब अपन इन सबका क्या करना चाहते हैं, समेशन करना चाहते हैं। ओके, सो दिस विल बी y and dx, जहां पर n कहां से कहां तक लाई कर रहा है, फ्रॉम 1 टू n तक लाई कर रहा है। आपको दिखा होगा फ्रॉम 1 टू n, n की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 टू n। बोलो ये बात आपको समझ में आती है, सभी को आ गई होगी? ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर अपन यहाँ की बात करें इस कंडीशन में, द ट्रायंगुलर पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड, triangular part is not included, okay, but अगर मुझे ट्रायंगल वाला पार्ट भी इंक्लूड करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करूंगा। समझ पा रहे हैं अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन, मतलब ये जो समेशन है उसको अपन किस में चेंज कर देंगे, उसको अपन किस में चेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन, मतलब कर्व शेप में कन्वर्ट कर देंगे। ये इंटीग्रेशन यहाँ पे जो कर्व शेप बचा हुआ था, ध्यान से देखना, ये जो कर्व शेप का जो ट्रायंगल बचा था इसका भी क्या निकाल देगा, एरिया फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अपने लिया, ये इसके काम में आता है कर्व शेप, मतलब आपको पता है भी अपने डिफरेंशिएशन में अपन ने देखा था, इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द कर्व ग्राफ, मतलब फॉर द वेरिएबल क्वांटिटी, एंड आल्सो इंटीग्रेशन इज यूज्ड फॉर द वेरिएबल क्वांटिटी, मींस कर्व ग्राफ के लिए काम में आते हैं दोनों, स्ट्रेट लाइन के लिए काम में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन y dx, इसलिए अपन का इंटीग्रेशन की नींव है किसके लिए, ये ट्रायंगल के साथ में सिस्टम का एरिया निकालने के लिए। ओके, बाय द इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप विद ट्रायंगल, ट्रायंगल के साथ में अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका। ओके, अब इसमें अपने पास ट्रायंगल भी इंक्लूड हो चुका है, मतलब अगर मुझे ये फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी लिमिट की मैं बात करूं तो लिमिट अपन लगा सकते हैं। ठीक है, लिमिट अपन क्या लगा सकते हैं, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से सुनो, मान लो अगर मैं यहाँ से इसको फाइंड आउट करना चाहता हूँ कंप्लीट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 0 टू, इसको आप क्या करो, x करो, क्योंकि अपन जानते हैं दिस इज कंप्लीट x लेंथ, अगर ये t होता तो ये भी मैं dt लेता, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो दिस इज द x, तो यहाँ पे क्या करोगे इसको फ्रॉम 0 टू x, दिस इज द इंटीग्रेशन लिमिट। ओके, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, पहले यहाँ पे आप नोट करो। ओके स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब एक छोटा सा टॉपिक है, उसको समझ लो पहले, ताकि आपको इंटीग्रेशन और भी क्लियर हो जाए। सुनो, ओके स्टूडेंट्स, देखो फ्रेंड्स, मान लो सपोज दिस इज द ग्राफ, ओके, एंड दिस इज द कर्व ग्राफ, यू वांट टू फाइंड द एरिया बिटवीन दिस, ये दो पॉइंट अपन लिए, वन दिस इज द x1 point and this is the x2 point. Okay students, this is the v, okay, यहाँ पे आप इसको t भी ले सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सपोज दिस इज द t1 and this is the t2, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, दिस इज v and t, okay, सपोज दिस इज द v2 and this is the v1, वो लिखा होगा आपको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मतलब जब t1 अपने पास है तब v1 कितना है, सॉरी, जब t1 टाइम क्या है, t1, then the velocity will be v1, when the time is t2 then the velocity will be v2।
ओके एंड यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस। अगर आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया क्यों निकालते हैं, ये एरिया क्यों फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि अपने पास इस एरिया को फाइंड आउट करने से क्या आती है, डिस्टेंस आती है, डिस्प्लेसमेंट आती है। कैसे, अपन जानते हैं स्टूडेंट ds अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये आप सभी जानते हैं, ds अपॉन dt इज द वेलोसिटी। अगर आपको यहाँ पे ds फाइंड आउट करना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है फ्रेंड, देन इसको आप इधर लेके जाओगे, दिस विल बिकम v dt, क्या बन जाएगा बताओ, v dt बन जाएगा। अब आप अगर इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, मतलब डिस्प्लेसमेंट। देखो किस किस से मल्टीप्लाई करने से, टाइम एंड वेलोसिटी, टाइम और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला। मतलब अगर आप वही एरिया कैसे निकालते हो, आप एरिया क्या करते हो, इसको मल्टीप्लाई करते हो इससे, ये तो होता है अपने पास, ठीक है। तो t को 20 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए अपन ये वाला एरिया फाइंड आउट करते हैं, बोलो समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए आप इंटीग्रेशन का साइन कैसे लगाओगे, इंटीग्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप दोस्तों ध्यान से, पहले अपन यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में लिया, अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट, द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, अब अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू y dt, सॉरी v dt, क्या बोलोगे आप इसको, v dt। समझ पा रहे हैं, अरे भी समझ पा रहे हैं, यहाँ पर v की वेलोसिटी आपको रखनी पड़ेगी, v की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको अगर और भी डिटेल में अपन लिखना चाहें तो अपन कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो v dt, पहले पर लिमिट क्या है अपने पास, दिस इज द t2 एंड दिस इज द t1, तो यहाँ पर लिमिट लगा दो, दिस इज द t1 एंड दिस इज t2। अब ये कैसे लगाते हैं, हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले पॉइंट कौन सा था, t1, बाद में क्या है, t2, तो दिस इज द अपर लिमिट एंड दिस इज द लोअर लिमिट, ओके, दिस इज द अपर लिमिट एंड दिस इज लोअर लिमिट। तो ये अपने पास रिप्रेजेंट करने का तरीका है, समझ पा रहे हैं। अब ये एरिया एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में एरिया जो है अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है, कैसे, इस तरीके से, दिस विल बी t1 to t2 and this is v dt। मैंने आपको कहा एरिया क्यों निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो निकालते हो आप, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां पर, जब t1 टाइम है तब अपने पास मान लो डिस्टेंस जो हुआ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो लेट कर लो s1, और जब अपने पास t2 टाइम है तब डिस्प्लेसमेंट आप लेट कर लो s2। ये बात आप समझ पा रहे हैं, दिस इज द s2 अपर लिमिट एंड दिस इज द लोअर लिमिट। बोलो ये बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर बाय चांस मान लो यहाँ पे एक ही ग्राफ होता तो, छोटी छोटी बातें अभी समझो, अगर ये a और t एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ होता, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर अपने पास जो इसके एरिया से वैल्यू आती, वो आती क्या, वेलोसिटी, इसके एरिया से कौन सी वैल्यू आती है, वेलोसिटी, है ना। इसका मतलब वेलोसिटी अपन जानते हैं dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये सभी जानते हो, इसको इधर लेके जाऊंगा, देन दिस विल बी dv इज इक्वल टू a dt। देखो एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करने से क्या है अपने पास, वेलोसिटी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट इसके रूल्स की। So students, now let's see that what are the rules of the integration, ठीक है। तो अगर अपन बात करें सबसे पहले फर्स्ट रूल की अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। इफ यू वांट टू फाइंड, सपोज अपन को गिवन y इक्वल्स टू xn, दिस इज द बेसिक रूल, और मोस्टली यही रूल आपके 11th 12th फिजिक्स या केमिस्ट्री में काम आएगा। मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ्स में आप बहुत लंबा चौड़ा इसके अंदर स्टडी करेंगे, और अगर बात करें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो मोस्टली यही रूल काम में आने वाला है। तो बेसिक रूल है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। आपको गिवन सपोज y इक्वल्स टू x है ना, y अपना कोई भी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू इज गिवन है, ओके। तो आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए किसके रेस्पेक्ट में करोगे आप, x के रेस्पेक्ट में करोगे, ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है x है,
तो x के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे उसका इंटीग्रेशन, आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। दिस विल बी xn dx। ओके ठीक है, एक चीज सुनो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर अपन का कोई लिमिट नहीं है, लिमिट का मतलब भी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, लिमिट अपन लेते हैं तो अगर ये लिमिट नहीं है तो स्टार्टिंग इंटीग्रेशन को अपन बोलते हैं इनडेफिनेट, indefinite integration in which there is no limit. Okay, this is the indefinite integration. तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान सुनो। पहले तो ये रूल समझो, पहले तो आप क्या समझना है, रूल समझना है। रूल क्या है, अगर अपने पास xn है तो आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c प्लस c का वैल्यू अगर ये इंडेफिनेट है तो, अगर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है तो, अगर लिमिट है तो उसका तरीका अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास है y dx मतलब इंटीग्रेशन क्या हो गया बताओ, दिस इज द xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब ये पावर इसमें क्या कर दो 1 ऐड कर दो, n अपॉन में क्या कर दो n प्लस 1। एग्जांपल लेते हैं वो बेटर है। आपको गिवन है फ्रेंड्स सपोज y गिवन x स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन जानते हो y dx, ठीक है, एंड दिस इज इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। वही सेम टू सेम, लिमिट नहीं है यहाँ पे तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, एंड भाई पावर कितनी है 2, उसमें क्या करना पड़ेगा 1 प्लस, सो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप सोल्व करके क्या लिख सकते हो, दिस विल बी x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज करो नेक्स्ट एग्जांपल y इक्वल टू x raised to power 7, x raised to power 7। okay, now we want to find the integration with respect to x, with respect to x। okay, so अब इसका अपन कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, दिस इज द x 7 dx, पावर आपको पता है 7 है, इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो क्या आने वाला है देखो, x की पावर 7 प्लस 1, दिस विल बी 8। जब बैक करना आना चाहिए x 7 प्लस 1, it will become 8 and then upon 8 then plus c। c क्या है यहाँ पर, this is the constant value, c is the constant value, c is the constant value। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है तो यहाँ पर कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी आएगी जो यहाँ पर कांस्टेंट होगी। ओके, और जब आपका लिमिट होगी तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। समझ गए मेरी बात को। इसको और भी एग्जांपल पर लेते हैं। सपोज करो y इक्वल टू आपको गिवन है x की पावर माइनस 1, x की पावर माइनस 1। अब ये आप यहाँ पर नहीं कर सकते, इसके लिए मैं अलग को बताऊंगा आपको। यहाँ पे आप एक चीज करोगे y इक्वल टू सपोज दिस इज x की पावर माइनस 2, ये करो। उसके लिए मैं अलग से आपको आगे समझाऊंगा इसके बारे में। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस विल बी y dx। ओके, दिस विल बी इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो, दिस इज द x minus 2 dx। ओके, इंटीग्रेशन करें इसका तो स्टूडेंट्स का अगर इंटीग्रेशन करता है आपको सभी को पता है -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। कोई प्रॉब्लम, क्या बनेगा देखो ध्यान से, दिस विल बिकम x raised to power by -2 + 1 -1 देन अपॉन -1, देन अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो क्या आएगा बताओ, -x raised to power -1। इसको चाहो तो और भी आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो, दिस विल बिकम -1 अपॉन x। तो आपको ये ध्यान में रखना है फ्रेंड कि x की पावर -2 का मतलब अगर इसको भी मैं और भी अच्छे से लिखूं तो आप इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 अपॉन x²। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमेशा 1 अपॉन x² का इंटीग्रेशन फ्रेंड अपने पास होता है -1 अपॉन x। समझ गए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिफरेंशिएशन, तो स्टूडेंट आपको पता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो अगर मैं यहाँ पे सुनो, आपको याद भी होगा, अगर आपको याद नहीं तो आप सोल्व भी कर सकते हो। अगर अपन बात करें y इक्वल टू आपको गिवन है 1 अपॉन x, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन आप करते हो है ना, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा। समझ पा रहे हो,
ठीक है, तो ये जस्ट क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, कौन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंडीशन है, ध्यान से सुनो। कंडीशन क्या है स्टूडेंट? The n should not be equal to -1। कभी भी n -1 नहीं होना चाहिए, किसके अंदर? इस वाली कंडीशन y equals to x है। अगर ये -1 है तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखो। दिस विल बिकम, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, ओके, दिस विल बिकम -1 एंड dx। ओके, सभी को दिख रहा है? आपको पता है जब उसके इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पे -1 + 1 अपॉन -1 + 1, क्या ये आपको दिख रहा है? बोलो। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जब ये -1 + 1 होगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर अपॉन में 0 आ जाए तो ये वैल्यू कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगी आपकी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, तो इसलिए अपन कभी भी इसकी वैल्यू -1 नहीं रखते हैं। इसका अलग से अपन देखेंगे इसका इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो। अभी अपन देखेंगे, चिंता मत करो, इंटीग्रेशन अपन निकालेंगे, y equals to x की पावर -1 का इंटीग्रेशन भी निकालेंगे। ओके, लेकिन वो कैसे निकालेंगे वो अपन अभी देखेंगे। चलो अब सुनो मेरे, अब अपने पास बात आती है सेकंड इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके, सपोज आपको कोई भी इंटीग्रेशन है जिसमें लिमिट गिवन, अब आपको क्या गिवन होगी डेफिनेट में, लिमिट। ओके, सपोज दिस इज द x dx, ओके, दिस इज x dx एंड दिस इज द इंटीग्रेशन साइन। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे लिमिट गिवन, दिस इज x1 एंड दिस इज द x2। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, ध्यान से देखो। अगर हमारे यहाँ पे x है, आपको x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट, देन वी नो द पावर ऑफ दिस इज 1। आप लेट कर लो, इसकी पावर क्या है 1। लेट क्या करना है, पावर 1 ही होगी अपने पास। ओके, सो दिस विल बी x की पावर 1 + 1 का मतलब कितना होगा, 2/2। नाउ आपको लिमिट यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी स्टूडेंट, ध्यान से सुनो। दिस इज द लोअर लिमिट, हमेशा ये क्या होती है, लोअर लिमिट, एंड दिस इज द अपर लिमिट। ठीक है, ऊपर वाली हमेशा क्या है, अपर लिमिट, दिस विल बी ऑलवेज लोअर लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप हमेशा क्या करोगे, दिस इज द अपर लिमिट x2 एंड दिस इज द x1। ओके, तो इसको सोल्व करने के लिए अब यहाँ पे c नहीं आएगा, जो इंडेफिनिट में अपन क्या यूज कर रहे थे, c कांस्टेंट वैल्यू यूज कर रहे थे। दिस कांस्टेंट वैल्यू विल नॉट बी यूज्ड बिकॉज़ दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, नाउ हाउ कैन वी सॉल्व दिस? ऑलवेज थिंक, क्या अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करना पड़ेगा आपको बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब x की वैल्यू ये पुट कर दो, ये अपने पास क्या बन जाएगा, देखो x2/2 माइनस दिस इज अपर लिमिट। अब अपन लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे x की जगह पे, तो दिस विल बिकम x²/2। ओके स्टूडेंट्स, फिर यही आपको क्या होगा इसमें आंसर। ठीक है, चलो और इसके अच्छे एग्जांपल अपन लेते हैं। सपोज दिस इज द 2 and this is the 3, okay, and the value is x⁻³ dx। इसको आपको सोल्व करना है, तो कैसे अपन सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करो, इंटीग्रेशन करो। तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, दिस विल बी x4/4। सभी को पता चल चुका होगा कैसे होगा। वही इसकी जो पावर है इसमें 1 क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, तो अपॉन में क्या करोगे, n+1। ओके, सो अब इसको लिमिट अप्लाई करो, this will be lower limit and this is the upper limit. Now put this 3 in the x. इस x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 3, so this will become 3⁴/4। okay, now minus हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आप पुट करोगे, then this will be 2⁴/4। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व कर दो, कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, so this will be 81/4 minus
2 raised to power 4 का मतलब 4 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 upon 4. Okay, now take the LCM. Okay, this will be 81 minus 16. So कर दो students, this will become 5 and 6 upon 4. क्या होता है पॉइंट में आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay students, so this is the method to find the integration of the definite category. Okay students, चलो और इसके एग्जांपल सब लेते हैं. Suppose this is the limit 2 to 4, okay, and this is the minus 2 dx. चलो इसको माइनस 3 ले लेते हैं. इस पर माइनस 3 dx कैसे अपन सोल्व करेंगे इसको? सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करो. दिस इज द 2 एंड दिस इज द 4. ठीक है, इंटीग्रेशन कर लो पहले. x की पावर माइनस 3 है स्टूडेंट, तो आपको पता है प्लस 1 होगा. x रेज़ टू पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1. नाउ अप्लाई द लिमिट 2 to 4, सॉरी 4 to 2. ओके, सो इसको सोल्व करोगे आप. सो दिस विल बिकम माइनस 2 अपॉन माइनस 2. ओके, देन दिस इज द 2 and 4 कर सकते हो. अब आप क्या होते हैं इसको अपॉन में लेके जाओ. सो इट विल बिकम माइनस 1 अपॉन 2 एक्स रेज़ टू पावर 2. आपको पता है कि अपॉन में जाएगा तो पावर पॉजिटिव होगी. अब इसको लिमिट में अप्लाई करो. पहले नहीं कर सकते थे, अब आप लिमिट अप्लाई कर दो. इसके अंदर x की जगह पर 4 पुट कर दो. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, सो दिस इज द 1 अपॉन 2 4 स्क्वायर. ओके, देन माइनस, ध्यान से सुनना, खास बात क्या है, या तो आप इस माइनस को कॉमन ले लो, या तो पहले ही इस माइनस को क्या कर दो, बाहर कर दो, या फिर आप क्या करोगे इसके अंदर इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा. देखो ध्यान से, ये तो थी अपर लिमिट माइनस ये वाला माइनस. देन माइनस के बाद में आपको पता है वापस से क्या आएगा माइनस. क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले से माइनस. सो माइनस 1 अपॉन 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 2. ये अपन को इस तरीके से करना पड़ेगा यार. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन 2 एंड दिस इज द 16. माइनस माइनस प्लस, दिस विल बिकम 1 अपॉन 2 एंड दिस इज द 4. बोलो कर सकते हो सो. नाउ दिस विल बिकम माइनस 1 अपॉन 32 प्लस 1 अपॉन 8. ओके स्टूडेंट, नाउ टेक द एलसीएम. दिस इज द 8. 8 4 is 32, then this is the minus 4 plus, sorry, okay, 8 4 is, LCM हो गया. This is the 32. Okay, now this is the minus 1 and this 8 4 is 32, so this is 4. So 4 minus 1, this is the 3 upon 32. This will be your answer. बोलो कर सकते हैं इस तरीके से. ओके, चलो अब कुछ और रूल्स अपन देखते हैं. ये तो किसके ऊपर बेस्ड है, एक्सएन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, नाउ अब अपन कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है और एक्सएन को अच्छे से समझ लेना है. एक्सएन का डिफरेंशिएशन भी अच्छे से कर लो और एक्सएन का इंटीग्रेशन भी अच्छे से कर लो. ओके, सो थर्ड अपन बात करते हैं. सपोज अपन को गिवन है y इक्वल टू 1 अपॉन x. अब ये वाली बात करें. ओके, अब पहले कहां तक की गई, अगर y इक्वल टू x रेज़ टू पावर -1 हो तो ये एक्चुअल में इसको अपन ये बोल सकते हैं. बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते. ठीक है, इसको आप चाहोगे आप x रेज़ टू पावर -1 बोलो या 1 x बोलो. तो आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी log x. ओके, प्लस c. क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या है, कोई लिमिट नहीं है. लिमिट नहीं है तो आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, ये आएगा. डिटेल से करने के लिए डायरेक्ट आप लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हो. 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x. ऐसे याद रखो है ना. कैसे याद रखोगे, 1 अपॉन x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x. ऐसे याद रखो. समझ गए बात को? ठीक है, ऐसे अगर बात करो, ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं ex, द इंटीग्रेशन ऑफ ex, मतलब ये कितना होगा, the integration of ex is always ex plus c. लिमिट नहीं है, अगर लिमिट होती है तो अपन यहाँ पे c नहीं लगा. ओके, सो दिस इज द ex plus c. आपको इंटीग्रेशन में देखा था आपने, तो एक्सपोनेंशियल, दिस इज द एक्सपोनेंशियल.
ओके, ई एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई एक्स होता है, उसका इंटीग्रेशन भी ई एक्स होता है। ओके, नाउ दिस इज द प्लस, सॉरी फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट, सपोज आपको यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। ओके, दिस इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज द dx। चलो पहले अपन इसको नॉर्मली समझते हैं, dx s। अगर आपको यहाँ पर ओनली dx गिवन है और इसका इंटीग्रेशन निकाल, तो आप ये कैसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट? आपको लेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, वन है। भाई वन का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है। अब वन कब आता है स्टूडेंट? आपको ये आपने पढ़ा भी होगा, x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। या किसी भी वेरिएबल हो, क्योंकि अगर पावर 0 है तो क्या होता है, मतलब 1 होता है। तो मैं इसको सोल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ, x की पावर 0 को लेट कर सकता हूँ। दोनों यहाँ तक बात आई समझ में? अब इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो? आपको सभी को पता होगा xn का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, यही पढ़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सो इसके अंदर क्या आएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ओके, नाउ दिस विल बिकम x, मतलब ये क्या बन जाएगा, सीधा सीधा x बन जाएगा। तो आपको भी पता होना चाहिए, अगर आपका dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x है, बार-बार आएगा ये, तो आपको बार-बार ऐसे इतना लंबा नहीं करना, डायरेक्ट x लिखना है। जैसा अगर मेरे पास यहाँ पे dt है, मान लो दिस इज द dt, दिस इज द dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, दिस विल बी t। अगर यहाँ पे मेरे पास सपोज दिस इज द dy, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी y। समझ गए हो मेरी बात की? आगे देखो, ओके, नाउ अपन बात करते हैं 6 पॉइंट। सपोज इंटीग्रेशन y एनी कांस्टेंट वैल्यू a dx, आपको इस तरह से कोई वैल्यू गिवन है। ओके, जब भी आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन ये रूल का मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी वैल्यू अदर है अपने पास तो वो क्या मानी जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू मानी जाएगी। भाई dx के रेस्पेक्ट में आप क्या करो, इंटीग्रेशन करते हो, तो अगर यहाँ पर x होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता। बट यहाँ पर x के अलावा अगर अपने पास कोई भी वेरिएबल है, कोई भी अपने पास कांस्टेंट्स है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज द कांस्टेंट। बोलो बात आई समझ? अगर ये कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर कर सकते हो और इसका आप सीधा सीधा क्या निकालोगे, इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा इसका आंसर, सीधा सीधा क्या आएगा बताओ, ax प्लस c। बोलो समझ गए? a कांस्टेंट वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x है, और प्लस c अपन लगाते हैं जब क्या नहीं हो, लिमिट्स नहीं हो, तो यहाँ पर क्या आप लगा सकते हो, दिस विल बी x प्लस c। समझ गए होंगे आप बात? ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे अगर मैं बात करूं 7th रूल की, तो स्टूडेंट 7th रूल में अपने पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका अपन डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों चीजें अपन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में आपको डिफरेंशिएशन मैंने बता ही दिया था, ठीक है। अब अपन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आपको ये लर्न रखना पड़ेगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि अभी अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे, अभी अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन आपको 12th क्लास में करना है मैथ के अंदर, ठीक है। अभी ऐसे समझो, अभी अपन इंटीग्रेशन और डिफरेंस उतना ही पढ़ रहे हैं जितना अपन को जरूरत है 11th और 12th क्लास के लिए। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बहुत बड़े टॉपिक है भाई, बहुत बड़े टॉपिक, इतनी मोटे मोटे बुक्स आ सकते हैं, समझ पा रहे हैं? आपको 12th क्लास जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनके 12th क्लास में 2 बुक्स हैं, और एक है इंटीग्रेशन की और एक है डिफरेंशिएशन की, पूरी बुक, समझ पा रहे हैं? तो अभी अपन वो चीजें नहीं करेंगे, डेरिवेशन वगैरह अभी अपन नहीं करेंगे, ठीक है। अपन डायरेक्ट समझेंगे। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो साइन एक्स है पहले कॉस एक्स का याद रखो, क्योंकि इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉस एक्स dx, इसका अगर आप इंटीग्रेशन देखते हो स्टूडेंट, ये अपने पास होता है दिस इज द sin x प्लस c, sin x प्लस c। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन जब अपन करते तो sin का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था, cos, याद है? वैसे ही cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin। ओके, नाउ sin x का जो डिफरेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन अपने पास होगा
वो क्या होगा स्टूडेंट, दिस विल बी माइनस cos x प्लस c, माइनस cos x। याद है आपको जब cos x का आप डिफरेंशिएशन क्या करते थे तो उसका आंसर क्या आता था माइनस sin x, तो वो माइनस कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। बोलो बातें आ रही है समझ, नोट करते जाओ फटाफट। जैसे अगर मैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूं, जैसे मेरे पास आता है सपोज sec स्क्वायर x, ओके dx, sec स्क्वायर x dx। तो स्टूडेंट्स इसका अपने पास इंटीग्रेशन होगा, वो होगा tan x प्लस c। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन अपन क्या करते थे, tan x का डिफरेंशिएशन करते थे sec स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, जस्ट ऑपोजिट। समझ में आ रही बातें, ऐसी cos x स्क्वायर x dx, जिसका अपने पास जो इंटीग्रेशन होगा दिस विल बी cos cot x प्लस c। बोलो समझ में, दिस इज माइनस cot x प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे अगर मैं बात करूं sec x प्लस tan x, सॉरी sec x tan x, ओके। अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात करूं तो दिस विल बी sec x प्लस c। याद होगा आपको कि sec का डिफरेंशिएशन अपन क्या करते थे, sec x tan x, ओके। सारी चीजें भी रिलेटेड हैं, अगर आप रिलेट करोगे ना इनको तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos x cot x, अगर आप इसका करते हो इंटीग्रेशन तो इसका आंसर क्या आएगा, तो माइनस cos x प्लस c, दिस विल बी आंसर। कर सकते और भी बहुत सारे हैं, अगर अपन करने लगे तो बहुत सारे हैं। अगर मैं tan की बात करूं मान लो, ठीक है, जैसे अगर मैं tan x dx की बात करूं, इसका अपने पास जो होता है वो होता है log sec x प्लस t, ये अपने पास का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। बट इतना आपको करेंगे तो आपको काम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, साफ बात बता रहा हूँ। मैथ वाले उनको तो करना पड़ेगा, वो 12th में आप करोगे 100%, लेकिन जो बायो वाले हैं उनको क्या करना है, ये दोनों करने हैं बस। ये दो अगर आप कर लेते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो एक्सेल वाला फॉर्मूला रख लो अच्छे से, ठीक है, और दूसरा cos x और sin x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, बस बायो के लिए बहुत है, ठीक है। लेकिन जो अपने पास भाई साइंस में जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब करना पड़ेगा, अभी नहीं करोगे 12th क्लास में करना ही पड़ेगा 100%। ओके स्टूडेंट्स, तो जिससे tan x क्या होगा log x, ठीक है, log x होगा। ऐसे अगर मैं बात करूं cot की, cot x dx, इसका भी आप इंटीग्रेशन लर्न कर सकते हो, दिस विल बी log sin x प्लस बोलो कर सकते हो, ठीक है। नोट करो बायो वाले क्या ये दोनों लर्न कर लेना, और इसके अलावा मैं बात करूं अभी के लिए फिजिक्स वाले जो हैं उनको भी ये दो आप कर लेते हो तो भी सफिशिएंट है अभी के लिए, ठीक है। बाद में मैथ में तो मैथ वाले टीचर आपको करवाई देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो आपकी बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे अपन देखते हैं अलजेब्रिक रूल, जैसे नंबर 7 आएगा शायद, अलजेब्रिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रिक रूल का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, ये चीज आगे देखो ध्यान से। जैसे मेरे पास कोई ये इंटीग्रेशन मुझे करना है, सपोज अपन करना है 80 प्लस 2t स्क्वायर, ये आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, आप देखो मैंने किसके रेस्पेक्ट में लिखा है, dt के रेस्पेक्ट में, तो किसी की भी रेस्पेक्ट में हो सकता है, समझ आ रही है बात है आपको, किसी के भी रेस्पेक्ट में इफेक्टिव हो सकता है, ओके। यहाँ पर अगर dx होता तो ये टर्म की किस में होती, dx में होती, वो समझ ले बात है, ओके। तो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है देन कैसे मैं करूँगा, आपको इसको क्या करते हो, सेपरेट करो, या तो डायरेक्टली कर सकते हैं, बट अभी के लिए आपको मैं डिटेल से समझा रहा हूँ। इसको आप कैसे लिखोगे, 80 dt, ये वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, नाउ प्लस, ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द 2t स्क्वायर dt, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ओके स्टूडेंट्स। अब अपन को देखना है भाई
टाइम के t के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है तो a क्या माना जाएगा बताओ, कांस्टेंट माना जाएगा। ये आपको दिखना होगा a क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। ये क्या बन जाएगा बताओ, t dt। नाउ प्लस यहाँ पर देखो टू कांस्टेंट है पहले से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वैसे कांस्टेंट है। अब इसका आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा t की पावर 1, तो क्या बन जाएगा बताओ, t स्क्वायर अपॉन 2। नाउ प्लस इसके अंदर देखो दिस इज 2, यहाँ पर t की पावर 2 है, तो क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, t रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3। नाउ प्लस तो कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। बोलो समझ पा रहे हो बातें आप? अरे भी समझ पा रहे हो क्या अच्छे से हैं? चलो अब ऐसा है कि देखो मल्टीप्लाई के लिए भी होता है, बट मल्टीप्लाई आपके कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है, आपको नहीं करना है। करवा सकते हैं बट वही चीज में फालतू करें, कंफ्यूज होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जितना आपके लिए भी नीड है फिजिक्स और केमिस्ट्री की उतना करें। बाकी मैथमेटिक्स वाले जो हैं उनको तो करना पड़ेगा, बड़े बड़े करने पड़ेंगे। अभी तो इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, दो पेज बच जाएंगे एक क्वेश्चन को करने में। तो बायो वाले को थोड़ी अपन टेंशन देंगे, ठीक है। अभी उनके लिए जितना जरूरी है अपन उतना ही करेंगे, ठीक है। चलो ऐसे में एक रूल और पढ़ लो फटाफट, जिसको अपन बोलते हैं चेन रूल, जो अपन उसमें भी पढ़ा था, याद होगा आपको। इसमें डिफरेंशिएशन जैसे आपको गिवन है सपोज y इक्वल टू sin 2x, आपको गिवन है, क्या गिवन है बताओ, sin 2x। सही है बात। अब ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको, इंटीग्रेशन अगर आपने पढ़ लिया तो। अगर ये sin x होता तब तुम्हें डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या लिख देता बताओ, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। समझ में आ गई बात। बट यहाँ पर 2x आ चुका है, और अगर 2x आ गया स्टूडेंट तो अपन इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तुम्हें डिटेल मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद में डायरेक्ट कैसे अपन सोल्व करेंगे वो भी अपन समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर लेट कर दो, लेट 2x इक्वल टू t, जैसे अपने इंटीग्रेशन में किया था सेम थिंग। ओके, तो ये क्या बन जाएगा देखो, y इक्वल टू sin t, क्या बन जाएगा मतलब y इक्वल टू sin t। इसका आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो y dx, सॉरी dt के रेस्पेक्ट में, ये t है तो किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में क्या बातें हैं? तो आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दो, क्या बताओ, sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बी माइनस cos t। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई भी नहीं होगी, मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब सुनो, अब इस 2x का क्या करेंगे, सुनो देखो 2x इक्वल टू अपने पास है कितना t, ठीक है। तो इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में। तो क्या है बता, 2dx अपॉन dt, सॉरी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब t का डिफरेंशिएशन आप करोगे, t का रेस्पेक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। अरे भी पता है ना या बोले, इसका आप डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो कितना आता था, x की पावर n माइनस 1 अपॉन, सॉरी अपॉन में n, इस तरीके से बन जाता है। डिफरेंशिएशन की बात है भाई, इंटीग्रेशन में क्या बनता है, xn इक्वल टू xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन में होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, माइंड में अच्छे से आना चाहिए, समझ में, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, दिस विल बी 1, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चले आगे। अब सुनो, यहाँ पे dx अपॉन dt की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखो हाफ होगी, वो तो हाफ है ना, बस कुछ भी नहीं करना। इधर इसका लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दो, इसका राइट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका लेफ्ट इसका राइट मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ से देखो क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर पास आ जाएगा y dt, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, dx अपॉन dt से, तो क्या आएगा देखो माइनस cos t। ओके, देन मल्टीप्लाई करोगे किससे, हाफ से, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे आप t से dt से dt कट, तो क्या आ गया देखो y dx इक्वल टू माइनस हाफ cos t, t की वैल्यू पुट कर दो कितनी है बताओ, 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x।
देखो y के एक्स तो निकाला था अपन को, समझ गए भाई। इस y के एक्स के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन हमको करना था, तो दिस विल बी -हाफ cos 2x। ये था डिटेल का मेथड। अब आपको एक चीज डायरेक्ट समझनी पड़ेगी, देखो कैसे, देखो कैसे करेंगे अपन इस चीज को। स्टूडेंट्स आपको सीधा सा ध्यान रखना है, जैसे अपन डिफरेंशिएशन में लैग कर देते हैं माइंड के अंदर, वैसे इसको आप लैग करो। इसको t लैग करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos t। t को आप क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ, 2x। अपने आप माइंड में आना चाहिए। और इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, बस बात खत्म। क्या कहा, इस पूरे का तो t लैग करके क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दिया अपन। और इस 2x का मतलब जो भी अपनी भाई एक्स्ट्रा टर्म आती है इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो और इसको डिवाइड कर दो। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, 2। किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में का डिफरेंशिएशन होगा 2, तो कितना आएगा बताओ, 2। और इसको क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। कंफ्यूजन होगा 100% होगा, रुको धीरे धीरे वो समझ में आएगा। जैसे सपोज करो मेरे पास है e की पावर 2x, ये है मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। देखो ध्यान से समझना, अगर मैं इसको डायरेक्ट करूंगा तो डायरेक्ट देखो क्या आएगा, y dx, ये इंटीग्रेशन है अपने पास। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसको मन के अंदर ऐड कर लो t, तो ये क्या आएगा, et। भाई आपको पता है ex का इंटीग्रेशन कितना होता है, ex ही होता है, पता है सभी को। ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex, ठीक है, रूल्स देख लेना। तो यहाँ पे मैंने इसको t ऐड किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे et आना चाहिए, लेकिन इसको बाद में वैल्यू करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की इधर, ठीक है। तो ये आप इसका 2x की रखो। अब क्या करना है, जो अपने पास ये वैल्यू है इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 2 है उसको क्या कर दो, उससे डिवाइड कर दो, बस ये प्लस ही इसका आंसर। बोलो आगे बात समझ में, चलो और भी कर लेते हैं। इतना खेल ये भी आपके इतना आएगा नहीं, बट फिर भी कर लो, ये तो कर लो, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, चलो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो आपको गिवन है y = log x² + 1। क्या गिवन है बताओ, log x² + x गिवन है, मान लो। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, ओके, y dx, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। समझ गए बात को। तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, आपको पता है भाई log x, एक चीज सुनो, अब इसका इंटीग्रेशन अपन नहीं करेंगे, इसकी जगह पर कुछ और वैल्यू लेंगे। होता है इसका इंटीग्रेशन, बट ऐसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अपन इसको कर लेते हैं, सपोज cos x² + x, ये ले लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि cos, अगर यहाँ पे आप t ऐड करते हो मन के अंदर तो क्या बन जाएगा, cos t बन जाएगा, ठीक है। cos का इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या होता है बताओ, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, ओके। t आना चाहिए था, बट आपको पता है वैल्यू बाद में पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ तक तो समझ आ गया। अब ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, x² + x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x + 1, यही होता है क्या। अब भाई डिफरेंशिएशन में आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट करेंगे अपन। 2x + 1, तो उससे क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, 2x + 1 + c। बोलो क्या ये चीज समझ में आ गई। अरे भी आगे क्या सभी को समझ में है। अगर मैं आपको बोलूं y = क्या बोल सकते हैं बताओ, दिस इज sec², ओके, x3, ये अपन को गिवन है, ठीक है। आप इसका कैसे करोगे, इंटीग्रेशन y dx = ओके। तो sec² अगर यहाँ पे t ऐड कर ले तो sec² t का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट, जिसमें भी tan t आना चाहिए ना यहाँ पे, तो t की जगह आप x पुट करोगे। बोलो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम। अब आपको पता है जो ये टर्म एक्स्ट्रा है तो डिफरेंशिएशन, x3 का डिफरेंशिएशन होता है 3x², क्या आ जाएगा पता, 3x² ये आपका सॉल्यूशन है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये चीजें थी आपके इंटीग्रेशन में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने वही करवाया है।
अब भैया अगर कोई टॉपिक रह गया उसमें तो यूं मत सोचना सर ने ये नहीं करवाया, क्योंकि वो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं करवाने लगूंगा तो फिर तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी इंटीग्रेशन में अगर आप ये कर लेते हो ना तो कहीं पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी, 101% नहीं आएगी। आ जाए तो मुझे बता देना। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप प्रॉपर्ली समझें, प्रॉपर्ली इसके नोट्स बनाएं और अच्छे से इसको रिवाइज करें। भाई देखो बेसिक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बोथ आर द बेसिक ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये दोनों का ढंग से आपने कर लिया ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे कई न्यू स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम आ भी रही होगी, जिन्होंने बीच में पढ़ा, उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है एक्चुअली, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स ने ऑब्वियसली इसको पूरा क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये पहले वीडियो देखने हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसके बाद में अपन चैप्टर करेंगे मोशन। मोशन कर चुके हैं अपन वैसे तो, ठीक है, लेकिन वो आप जब पढ़ोगे इसको नोट्स तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय।